अच्छी माँ कौन होती है, कहाँ होती है, किधर रहती है, इस दुनिया में होती है या किसी और दुनिया में होती है? मैं इस सवाल का जवाब बड़े अरसे से ढूंढ रही हूँ, उस वक्त से ढूंढ रही हूँ जब से मैं माँ बनी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मे ज़हा है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बिल्कुल आम सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं एक खास सा सवाल करने लगी हूँ कि अच्छी माँ कौन है। आजकल हर बंदा माँ को एक अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है। हमें एक अच्छी माँ की बहुत सी डेफिनेशंस मिलती हैं, हमें बड़ी बूढ़ियों की डेफिनेशन मिलती है, हमें उलमाए कराम की, दीनी स्कॉलर्स की एक डेफिनेशन मिलती है माँ, अच्छी माँ और अच्छी माँ की तरबियत। फिर हमें एक तरफ जो है वो सोशल मीडिया स्कॉलर्स की जो है वो डेफिनेशन मिलती है अच्छी माँ की। फिर हमें अपने साथ वाले लोगों की अच्छी माँ की डेफिनेशन मिलती है। तो जब मैं माँ बनी तो मुझे ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी जो उसकी एग्जाम्पल्स थी वो मेरे सर के ऊपर आना शुरू हुई कि अच्छी माँ ऐसी होती है, अच्छी माँ ऐसी होती है और अच्छी माँ ऐसी होती है। तो मुझे जो है वो बड़ी कंफ्यूजन थी। अभी तक मैं उस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ और मैंने जितनी रिसर्च की है तो मेरा दिल किया कि चले मैं आपके साथ मिलकर जो है ना इस सवाल का जवाब ढूंढती हूँ। तो हमारी बड़ी बूढ़ियां उस औरत को अच्छी माँ कहती थी जो सुबह सवेरे उठ के फजर के वक्त उठते साथ ही जो है वो मक्खन निकालना शुरू कर दे, लस्सी बनाना शुरू कर दे, बच्चों को घी में तरबतर पराठे बनाकर खिलाए, ताज़ा मक्खन का पेड़ा उसके ऊपर रख कर दे, चूरियां कूट कर खिलाए और घर की सफाई शुरू हो जाए करना, जिसको सीना परोना आता हो, जो शौहर की खिदमत में 24 घंटे जो है ना वो लगी रहती हो, बच्चों को कभी ना करती हो, अपने हिस्से की जो मुर्गे की टांग की बोटी है वो निकाल कर बेटे की प्लेट में रख दे और खुद गर्दन की बोटी खा ले, जो हर जुमेरात को जो है वो नजरों न्याज दे, जो महल्लेदारी करती हो, जो खानदान पूरे को जोड़ कर रखती हो। तो हमारी बड़ी बूढ़ियों की जो अच्छी माँ की डेफिनेशन थी वो ये थी। उसके साथ साथ उसको बहश्ती जेवर बैक टू फ्रंट रटी हुई हो, वो सारे मुजरब वजीफे जो है ना, जितने जो राइजुल वक्त वजीफे हैं औलाद की तरबियत करने में, औलाद को के पेट दर्द को दूर करने में, औलाद के कान को दर्द को दूर करने के लिए, औलाद की सेहत के लिए, वो सारे हर वक्त जो है ना उसके ऊपर पढ़ पढ़ कर फूंकती रहे। तो हमारी बड़ी बूढ़ियों की जो अच्छी माँ की डेफिनेशन थी, जो हमसे शायद पिछली जनरेशन की थी या उससे पिछली जनरेशन की थी, वो ये थी। तो मैंने कोशिश की ऐसी माँ बनने की। मैंने घर के कपड़े सीख कर बच्चों को पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह के बनते ही नहीं थे। वो मतलब वो ब्रांड्स वाली, वो ट्रेंड्स वाली, ट्रेंडी किस्म के वो कपड़े नहीं बनते थे पहनने का। मेरा टाइम तो लगता था, मेरी एफर्ट तो लगती थी, लेकिन वो कपड़े वैसे मजे के नहीं बनते थे। फिर मैं दिल करता था मैं उनको आटे से खेलने देती, चने की दाल से खेलने देती, चनों से खेलने देती, लाल लोबिये से खेलने देती, परात भर कर दे देती कि लगे रहो, खेलते रहो, किसी बात पे ना नहीं करती, जो वो कहते हैं मैं कर लेती। लेकिन उसके साथ साथ मेरा काम का वर्कलोड बड़ा बढ़ता गया, मुझे समझ नहीं आती थी, फिर मुझे गुस्सा आ जाता था, मुझे झंझलाहट शुरू हो जाती थी। फिर मैंने कहा चलो आप कुछ और लोगों की डेफिनेशन देखते हैं, कुछ और लोगों की देखते हैं कि तरबियत के क्या उसूल होते हैं जिसके ऊपर जाना बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो फिर मैं दीनी स्कॉलर्स की तरफ मैंने रुजू किया। तो दीनी स्कॉलर्स की जो अच्छी माँ की डेफिनेशन है वो थोड़ी और डिफरेंट है। तो हमारे दीनी स्कॉलर्स जो है वो ये तरबियती, जो माओ की तरबियती कोर्स के ऊपर जो उनके लेक्चर्स होते थे और जो डेफिनेशंस होती थी और जो नसीहतें होती थी वो होती थी कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, माँ ने बच्चे की तरबियत करनी है, माँ इस्लामी होगी तो बच्चे इस्लामी होंगे, नमाज रोजा सिखाना माँ का काम है, माँ उसको ऑनेस्टी सिखाती है, माँ उसको जो है वो बातचीत करने का ढंग सिखाती है, माँ उसको अदब और एहतराम सिखाती है। सलाहुद्दीन अयूबी जैसे अजीम रहनुमा, मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम जर्नैल जो है वो माओ की गोद से पल कर निकलते हैं। आजकल की माएँ बेरारवी का शिकार हो गई हैं, मतलब वो वाली बेरारवी नहीं, मतलब वो माइंड वाली के माइंडलेस किस्म की हो गई हैं। वो बिल्कुल नहीं सिखाती अपने बच्चों को और कैसे सर से उतार कर जो है ना अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेज देती हैं और खुद जो है ना वो मजे करती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है और तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। मैंने उनको अंबियाए कराम की कहानियां सुनाना शुरू की। मैंने कम म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनाना बच्चों को, कोशिश करते हैं कि हम गाने वगैरह ना सुने, चलो पोइम्स की हद तक ठीक है लेकिन हम गाने नहीं सुनेंगे। और खुद भी बाकायदा प्रॉपर इस्लामी उसूलों के मुताबिक ड्रेसअप करने की कोशिश करती, बच्चों के सामने भी ये बातें करती। फिर मैंने सोचा कि हाँ कुरान भी पढ़ाना फिर माँ की जिम्मेदारी है, मौलवी साहब की तो जिम्मेदारी नहीं है।
माँ ने चूंकि तरबियत करनी होती है तो फिर मैंने भी कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, एक एक आयत करके, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके। अब फिर कभी जो है वो शाम मतलब बच्चों का होमवर्क आ जाता, कभी मेरी तबीयत खराब होती, कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता, तो वो रूटीन नहीं बन पाती और वो लंबा होता जाता। मेरे सर पे फिर स्ट्रेस होता, मुझे फिर परेशानी होती, मुझे फिर टेंशन होती कि कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान कैसे पढ़ेंगे, मैंने किसी तरह से कुरान पढ़ाना है, ओहो इसकी तो तजवीद नहीं पूरी हुई, ये तो हलक से हा की आवाज़ सही नहीं निकाल रहा, इसकी आइन की आवाज़ जो है वो मोटी होकर नहीं निकल रही, और ये जो है ना तिलावत नहीं कर पा रहा मेरा बच्चा, तो मैं क्या करूँ। मैं बड़ी परेशान होती थी और फिर बड़ी फ्रस्ट्रेट होती थी। फिर मैं दोबारा गूगल करती थी कि बच्चों की दीनी तरबियत कैसे की जाए, बच्चों को कुरान कैसे सिखाया जाए, बच्चों को कुरान कैसे पढ़ाया जाए। फिर मेरे सामने बहुत सारे स्कॉलर्स आना शुरू हो गए सोशल मीडिया के कि कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान समझाएं, बच्चों को तफहीम के साथ कुरान पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने शुरू कर दिया। आप उसके अंदर बीच में सिचुएशन ऐसी हैं कि आप बच्चों को कैसे वो नाजुक मामला और शर्म वाली बातें हम बच्चों को बताएं। खैर वो मैंने बताई हैं, और वो मैंने किस तरह से बताई हैं और कैसे डील किया है वो मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले शेयर किया था। उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी कि अपने बच्चों की हम अडल्ट एजुकेशन की तरबियत कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने 1-2 वीडियोज ही डाली थी, मजीद डालनी थी, लेकिन फिर वक्त, जिंदगी, हालात बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें एक खिचड़ी बना देती थी दिमाग पे। इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था, बच्चों की तरबियत इतना बड़ा बोझ लगता था, इतना बड़ा पहाड़ लगता था, ऐसा लगता था मेरे कंधे टूट रहे हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं बैठ कर पागलों की तरह गूगल करती थी कि कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, कैसे उनको जो है ना अच्छा एक माशरे का फाल और कारआमद इंसान बनाना है, पॉजिटिव सोच कैसे करनी है, अल्लाह का जो है दीन का, अल्लाह के दीन का सिपाही कैसे बनाना है, उम्मत मोहम्मदी का एक प्राउड फर्द कैसे बनाना है, उनको एक इस्लामिक इंटेग्रिटी कैसे सिखानी है। मैं ये सारी बातें सोच सोच के बहुत परेशान होती थी। तो मेरे सामने बहुत सारे स्कॉलर्स आना शुरू हो गए और वो कुछ इस किस्म की बातें करते थे। कहते बच्चों में खुद एतमादी पैदा करें, बच्चों के साथ रोल प्लेइंग करें, बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाएं, बच्चों को शुगर एडिक्शन से बचाएं, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, बच्चों को नरमी दें, बच्चों को बेजा रोक टोक न करें, बच्चों के साथ दोस्त बन करें। दोस्तों से दोस्तों के पास वो उल्टी सीधी बातें सीखेंगे। आप बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएं, इतने फ्रेंडली हो जाएं कि वो हर बात आकर आपको बताएं। बच्चों को स्किल सेट दें, बच्चों को स्किल सिखाएं, बच्चों को कोडिंग सिखाएं, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज दें, बच्चों को एल्गोरिथम समझाएं, बच्चों को मैथ सिखाएं, बच्चों को फिजिक्स सिखाएं, बच्चों को होम स्कूल करें, बच्चों को बाजार के खाने मत खिलाएं। मेरा दिमाग बच्चों को क्या क्या सिखाएं और कितना कितना सिखाएं और किस वक्त सिखाएं, ये सब कुछ सीखने सिखाने का वक्त किधर है। जब हमारा बच्चा सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक स्कूल के अंदर बैठ कर आ रहा है, उसके बाद 3 बजे से लेके 4 बजे तक उसने मदरसे में जाना है, अपना कुरान पढ़ना है। चलो मेरे नहीं पढ़ता, लेकिन 90% बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। 4 बजे से आकर उसने 8 बजे तक अपना होमवर्क करना है, और 8 बजे के बाद उसने अपना खाना खाना है, और उसके बाद अपने टेस्टों की और अपनी असाइनमेंट्स की तैयारी करनी है, और उसके बाद उसने 10 बजे सो जाना है। तो वो स्किल्स कहाँ से सीखे और कब सीखे, और वालिदैन क्या करें और एक माँ क्या करे। लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह ने हिम्मत दी है, करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं छोटी छोटी बातें, मैं रोल प्लेइंग भी करती हूँ उनके साथ, मैं उनको कुछ जो भी मुझे जितने कंप्यूटर स्किल्स आते हैं वो भी सिखाने की कोशिश करती। तो इस सब चक्कर में कभी मेरा साधन जल जाता, कभी मेरे बर्तन टाइम पे ना धुलते, कभी मेरी सेहत खराब, मतलब मुझे कमर के दर्द शुरू हो जाते, कभी मुझे सर के दर्द शुरू हो जाते, कभी मुझे अपनी एक्सरसाइज को बैक पे डालकर बच्चों को पार्क लेकर जाना पड़ता, कभी मुझे अपनी पसंद को छोड़कर बच्चों के वो बेबी शार्क टू 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 सुनना पड़ता। मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी कोई जिंदगी नहीं रही, पर मैं करती रही। मैं कहा चलो बच्चे खुश होंगे, मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, सेटिस्फाई होंगे। लेकिन बच्चों को फिर भी शिकायत रहती, बच्चों को फिर भी एक कमी महसूस होती, और मुझे फिर उससे परेशानी होती। कमी किस चीज की होती कि पीयर्स, जो अच्छे पीयर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो नहीं मिल पाते, क्योंकि अच्छे दोस्तों की कमी होगी हमारी सोसाइटी में। अब हर तरफ मुकाबलेबाजियां हैं, छोटा छोटा बच्चा आपस में मुकाबलेबाजियां करता हुआ नजर आता है। छोटे छोटे स्कूलों में रेजर्स के, पेंसिल्स के, शार्पनर्स के, पोनीज के, क्लिप्स के, बैग्स के, लंच बॉक्सेस के, किताबों के कवर्स के, जूतों की सॉक्स के, जूतों के ब्रांड्स के मुकाबले हो रहे हैं। और उसके अंदर एक सिंपल सी मेंटालिटी वाला, थोड़ा शाय सा, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा बच्चा
कुछ नहीं करता, वो स्ट्रेस लेता है, तो वो घर से भी स्ट्रेस ले रहा है, वो मदरसे से भी स्ट्रेस ले रहा है, वो स्कूल के टेस्टों से भी स्ट्रेस ले रहा है, और वो एनवायरनमेंट से भी स्ट्रेस ले रहा है. तो हम ये किस किस्म का एनवायरनमेंट अपने घरों में क्रिएट करना शुरू हो गए कि हम लोगों ने बच्चों के जहनों में मटेरियल्स डाल दिए, मादियत डाल दी है. तो हमारे बच्चे जो आपस में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें सीखते थे, एक मुस्बत सोच सीखते थे, आपस में एक पॉजिटिव कंपटीशन सीखते थे, अब वो नहीं सीख पाते. अब वो नेगेटिव कंपटीशन हो गए. वो स्किल्स का और इंसान के कैरेक्टर का कंपटीशन नहीं रहा, वो चीजों का और मादी अशिया का, मटेरियल्स का, दुनिया की दौलत का कंपटीशन रह गया. और कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं है, और उसको जहनों में डालने वाले हम खुद हैं, सबसे बड़ी माएँ खुद हैं. तो एक अच्छी माँ की ये निशानी नहीं है कि वो अपने बच्चों में मुकाबलेबाजियां डाले और अपने बच्चों में मटेरियल चीज़ों की ऊपर इतराना और फख्र करना और उसको काउंट करना सिखाए. उनको सिखाएं कि यार खिलौने हैं, टूट जाएंगे, रेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, हर एक के पास ऐसे हैं, आपके पास कोई एक्सेप्शनल नहीं है. आपकी अच्छी शक्ल सूरत है, आपका अच्छा फ्रॉक है, आपके अच्छे बाल हैं, तो इट्स नॉर्मल. ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का गिफ्ट है, इस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए कि वाओ आई एम लुकिंग सो प्रिटी. तो ये माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है. और हम इतनी सारी फिलॉसफीज और डेफिनेशंस के साथ जो ले सकते हैं वो सारी बातें हमें ले लेनी चाहिए. जितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमें कर देना चाहिए. मैंने भी यही किया, जो बातें मैं ले सकती थी और जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकती थी वो मैंने की, और बाकी मैंने मुस्तकबिल पे छोड़ दी. हम गलती ये करते हैं कि हम मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपना आज का करने का काम पसे पुश डाल देते हैं. आज की तारीख में मुझे ये बात समझ आई है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम सारे काम नहीं कर सकते. हमें जितने काम हम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करूँ, उनको इंग्लिश के कुछ 2-4 नए वर्ड सिखा दूँ, उनके साथ हिस्ट्री के कोई डिस्कशन कर लूँ, उनके साथ किसी कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर लूँ, उनके साथ किसी मूवी की स्टोरी शेयर कर लूँ, उनके साथ उनकी पसंद की कोई वीडियो देख लूँ, उनके साथ उनकी पसंद का कोई खाना मिलकर बना लूँ. तो ये सारे छोटे छोटे काम करते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये बहुत लोग गलत कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन. दुनिया में परफेक्शन है ही नहीं, कामलियत है ही नहीं, मुकम्मलपन इस दुनिया में कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता. तो हमें कहना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो मैं आपको यही मैसेज दूंगी, बी अ बेटर मॉम today than you were yesterday. That's it. Take care. I will see you next time. Stay fit, eat healthy. Allah Hafiz.